हेलो एंड वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों फिर एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स कुछ फरवरी का छूटा हुआ था और कुछ मार्च तक का है। तो मार्च में लगभग 10 तारीख का यानी फर्स्ट वीक तक का आप मान सकते हैं करंट अफेयर है। तो बिना समय नष्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव को जिसका नाम है जादुंग। तो ये फरवरी में थोड़ा सा ये लाइट में आया था, फरवरी के लास्ट वीक में, और इसीलिए इसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको जो है पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है और यहाँ पर जो 9.99 करोड़ की लागत से एक उत्सव मैदान बनाया जाएगा और यहाँ पर एक मोटर मार्ग पर हिंडोली गाड़ में कारवां पार्क का भी निर्माण होगा और इसी गांव में प्रवेश द्वार व चेक पोस्ट का निर्माण भी होगा। अब ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जादुंग कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, इसे पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है, उत्तरकाशी में ये है। और उत्तरकाशी में इसे जादुंग गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्निर्माण करने का उत्तराखंड सरकार द्वारा और विकास करने का निर्णय लिया गया। अब ये ऐसा क्या है इस गांव में, तो आप देखेंगे कि 1900 थोड़ा इतिहास में जाएंगे, 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से इस गांव को खाली करा लिया गया था और इस गांव के जो लोग थे उनको माइग्रेट करके दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था और ये गांव 1962 से ITBP के नियंत्रण में है। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कब्जे में यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कब्जे में ये है। अब इस केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है, आपको इस योजना को कई बार मैंने डिस्कस कर दिया है, ये वाइब्रेंट विलेज योजना। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो भारत और चीन के बॉर्डर पर हैं उन गांवों को विकसित किया जा रहा है ताकि वहां से लोग माइग्रेट ना करें, जनता वहाँ से माइग्रेट ना करे। इसीलिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की है। अब इस योजना को यहाँ भी लागू कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांवों को दोबारा बसाने की कवायद शुरू की थी। इस योजना के तहत अब उत्तरकाशी जनपद में खाली किए गए गाँव जादुंग और नेलांग के ग्रामीणों को वहाँ दोबारा बसाने की तैयारी की गई थी। अब जब ये लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था भारत और चीन का 1962 में, तो इन गांवों के ग्रामीणों को हर्षिल के समीप बागोरी गांव में बसाया गया था। तो ये अब वहाँ से फिर पुनः और शीतकाल में यह ग्रामीण डूडा विकास खंड के वीरपुर गांव में रहते हैं। अब ये पुनः इस गांव में जाके बसेंगे, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है और इसीलिए इस गांव को पर्यटन ग्राम घोषित किया है और इसको विकसित करने का जिम्मा GMBN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दिया गया है। तो गढ़वाल मंडल GMBN को इसके क्रियान्वयन के लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है और इसके बाद GMBN ने जादुंग गांव में जो जीर्ण शीर्ण मकान पड़े थे, घर पड़े थे, उनको तो पुनर्निर्माण करने का काम उनका किया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक उत्सव मैदान बनाया जा रहा है और साथ ही गांव के प्रवेश द्वार और चेक पोस्ट का निर्माण भी अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है। तो ये जादुंग गांव पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जादुंग गांव किस जनपद में है, तो जादुंग गांव आपका इस जनपद में है। और फिर वाइब्रेंट विलेज तो एक सदाबहार क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट विलेज योजना किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, क्या उद्देश्य है और कौन कौन से उत्तराखंड के जनपद इसमें आच्छादित हैं, कौन कौन से गांव आच्छादित है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा जनपद वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आच्छादित नहीं है, वाइब्रेंट विलेज योजना कब शुरू की गई, ये सब पहले के वीडियो में हमने दे चुके हैं। अब आप देखेंगे कि जादुंग गांव है कहाँ।
तो अगर आप देखोगे कि हरिद्वार से 30 किलोमीटर पर ऋषिकेश और ऋषिकेश से 163 किलोमीटर 163 किलोमीटर पर उत्तरकाशी, और यहाँ से आप पहुँचेंगे हर्षिल में 76 किलोमीटर सफ़र करने के बाद, और उसके बाद फिर 56 किलोमीटर पहाड़ी सफ़र के बाद आप इस सीमावर्ती गांव में पहुंच जाएंगे जिसका नाम है जादुंग। तो जादुंग कहां पर है? बहुत सिंपल सा सवाल एक आ सकता है। जादुंग गांव है उत्तरकाशी में। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 ये भी आपका आयोजित किया जा रहा है। ये किया गया था 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2025 तक, और ये कहाँ आयोजित किया गया? योग नगरी में, यानी ऋषिकेश जिसे हम योग नगरी कहते हैं, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इसको आयोजित किया था। 7 दिवसीय यानी 1 से लेकर 7 तारीख तक ये था। इसमें आपका योग शिक्षा और ध्यान प्राणायाम शिविर लगाए गए और ये सारे काम किए गए, और देश विदेश से लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो ये एक योग उत्सव था। अब आपका अगला उत्सव है वसंतोत्सव। वसंतोत्सव भी आपका 2025 का कब मनाया जा रहा है? 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक ये मनाया गया, और राजभवन देहरादून में ये वसंतोत्सव मनाया गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे वसंतोत्सव में, तो यहाँ पर आपका जो है 7 मार्च से लेकर 9 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय ये आयोजन था। कहाँ पर हुआ? राजभवन देहरादून में। इसके बाद इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड को पुष्प प्रदेश के रूप में विकसित करना तथा पुष्प पर्यटन को बढ़ावा देना। इससे उत्तराखंड को एक प्रमुख ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा। ये इस उद्देश्य से ये वसंतोत्सव मनाया गया। वसंतोत्सव के दूसरे दिन यानी 7 तारीख में ये वसंतोत्सव शुरू हुआ, और 8 तारीख में आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस पर इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, विशेष समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट गार्गी नारी शक्ति, तो ये एक प्रश्न आ सकता है कि गार्गी नारी शक्ति क्या है? तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये चैटबॉट है। तो इसका जो है अनावरण किया था। इस चैटबॉट के माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग करके कानूनी सहायता, करियर परामर्श, वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा उपाय और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो ये वसंतोत्सव का दूसरे दिन का प्रोग्राम था। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन बन गए। एक तो गार्गी चैटबॉट आपका बन गया, और दूसरा आपका बन गया कि वसंतोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। अब हम फिर बढ़ते हैं एक और उत्सव की ओर या मेले की ओर, जो आयोजित किया गया था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा। ये 117वां अखिल भारतीय किसान मेला था। ये आयोजित किया गया था 7 से 10 मार्च 2025 को। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आयोजन है ये आपका हुआ था या मेला था। मेला आयोजित हुआ 7 मार्च 2025 को शुरू हुआ, और इस मेले का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया, और इनके बीच में सांसद अजय भट्ट भी मौजूद थे जो नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद हैं। और यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय हर बार रबी और खरीफ की बुआई से पहले, इस समय रबी की फसल कटने वाली है और खरीफ की फसल बोई जाएगी 1-2 महीने बाद, तो उससे पहले ही ये किसान मेला आयोजित करता है ताकि किसानों को बीज वगैरह की आवश्यकता हो तो वो प्राप्त कर सकते। अब थोड़ी सी 2 बातें जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं आम भाषा में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसको हम आमतौर पर कह देते हैं पंतनगर विश्वविद्यालय, और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है
इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 17 नवंबर 1960 को। और इसका तब नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी UPAU। अब बाद में इसका नाम बदल के जो 1972 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड से जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इनका नाम कर दिया गया, विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आप जानते ही हैं, ऊधम सिंह नगर जनपद में स्थित है और किच्छा तहसील में है, और इसे ही भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो ये 1-2 प्रश्न इस पर पंतनगर विश्वविद्यालय पर भी बनते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तो कौन सा मेला लगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। 117 आप कहोगे कि ये तो बनाई इतनी लेट है, तो ये 1960 में तो बना है, तो 170 तो 17वां कैसे हो गया? तो भाई ये साल में 2 बार लगता है ना, एक रबी फसल में और एक आपका खरीफ की फसल से पहले। तो नेचुरल सी बात है 117 आपका ये आ जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम, अगला जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक। तो उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में बहुत सारे जो पीछे हुई थी मार्च में, उसमें बहुत सारे फैसले हुए थे। उनमें से कुछ जो फैसले हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो 6 से 8 में पढ़ने वालों के लिए हमारी विरासत और विभूतियां नामक एक पाठ्यपुस्तक लागू होगी। ये पाठ्यपुस्तक में क्या होगा? राज्य के आंदोलन का इतिहास, राज्य जो बनाने के लिए जो आंदोलन किया गया उसके इतिहास को पढ़ाया जाएगा। और ये आज न्यूज़पेपर में आया है कि 6 से लेकर 8 तक में पढ़ाया जाएगा, और साथ में ये निजी स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। तो निजी स्कूलों में भी इस किताब को पढ़ाने की बात सरकार ने की है। तो कैबिनेट में ये फैसला हुआ है। इसके अलावा कक्षा 10 के बाद जो 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे उसको 12th के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, गन्ने का एक्चुअली में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता, लेकिन सामान्यतः हम लिख देते हैं ये एक तरह से गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता। तो यहाँ पर आपका राज्य सरकार इसे घोषित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो केंद्र सरकार घोषित करती है लगभग 23 फसलों का। तो अगेती प्रजाति की 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 रुपये प्रति क्विंटल खरीद इसकी मानी जाती है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? 375 और 365। इसके बाद ये नेक्स्ट है कारागार विभाग की सेवा नियमावली। तो ये कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ ये चूँकि ये कैबिनेट में फैसले हुए हैं। तो आपका एक ये CM एकल स्वरोजगार योजना ये आपका शुरू की जाएगी। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे महिला को स्वरोजगार के लिए, लेकिन अभी ये प्राइमरी लेवल पर है। तो इसीलिए इसकी UPS पेंशन स्कीम को, इसके बारे में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, आप इससे पीछे वाला जस्ट वीडियो इसको जानने के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो हैं ये वैसे तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद ये जो है ऊधम सिंह नगर में प्राग फार्म है, और इस प्राग फार्म की 1354 एकड़ ज़मीन ये सिडकुल को दी जाएगी। और यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड कॉलोनी डेवलप की जाएगी। अब ये ग्रीनफील्ड क्या होता है इसको हम देखेंगे। इसके अलावा आबकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब पहले ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो विकसित करनी है यहाँ पर प्राग फार्म में, और जिसके लिए ये सिडकुल को ज़मीन दी गई है। तो ये ज़मीन आपका ग्रीनफील्ड टाउनशिप का मतलब होता है पहले से अविकसित ज़मीन पर बसा शहर या टाउनशिप। तो यह जो होती है ग्रीनफील्ड बनाने के लिए अविकसित ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले उस पर कुछ भी नहीं हुआ होता। अब आप क्या करते हैं, एक नए सिरे से उसको कॉलोनी डेवलप करते हैं, टाउनशिप डेवलप करते हैं।
तो यह ज़मीन आवासीय भी हो सकती है, औद्योगिक भी हो सकती है, वाणिज्यिक भी हो सकती है और कृषि क्षेत्रों की भी हो सकती है। तो ये एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्राग फार्म में डेवलप किए जाने की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आया था और 8 मार्च को ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो इस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे और कुछ योजनाएं जारी हुई थी, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये लखपति दीदी योजना, कुछ योजनाएं चर्चित हुई थी इस दिन। लखपति दीदी योजना ये उत्तराखंड में चलती है और ये 4 नवंबर 2022 को ये शुरू की गई थी और शुरू करने की घोषणा की गई थी। और इसमें आप देखोगे कि इसमें होना क्या था कि 2025 तक 3,67,000 स्वयं सहायता समूह यानी SHG की 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और योजना के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं की सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर आय पहुंचाने का काम किया जाना था। तो ये है, इसीलिए इसे कहा गया लखपति दीदी योजना। यानी स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी महिलाएं हैं उनमें से 1.25 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है और उनकी आय 1 लाख से अधिक सुनिश्चित करनी है। तो लखपति दीदी होती कौन है? लखपति दीदी, जैसा मैंने भी बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य होती है, यानी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिसकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या मासिक आय कम से कम 10,000 हो और कम से कम 4 कृषि मौसमों या 4 व्यावसायिक चक्रों तक बनी रहे। ये नहीं कि एक बार हो गई और आपने कहा हो गई लखपति दीदी बन गई। तो लखपति दीदी का ये क्राइटेरिया है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होनी चाहिए और 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसकी वित्त आय होनी चाहिए और वो 4 कृषि मौसम या 4 व्यावसायिक चक्रों तक होनी चाहिए। और इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य महिलाओं को छोटे और मध्यम व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओला और उबर की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शुरू की गई है एक नई योजना जिसको हम कहते हैं CM सारथी योजना। अब ये CM सारथी योजना क्या है, या इसको कह देते हैं महिला सारथी योजना। ये महिला सारथी योजना क्या है? ये महिला सारथी योजना है उत्तराखंड में 8 मार्च को इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून में शुरू किया गया। अब ये 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट होता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब आप थोड़े समय के लिए एक थोड़े छोटे एरिया में किसी योजना को शुरू करते हैं तो वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू कहता है। तो इसमें पहले सप्ताह में महिलाओं को निःशुल्क सफ़र कराया जाएगा। अब ये है क्या कि महिलाओं को स्कूटी या मोटरसाइकिल या ई-रिक्शा टाइप से दिए जाएंगे और वो महिलाओं को ही दिए जाएंगे, महिलाएं ही इसे चलाएंगी और उसमें सवारियों को लेकर इधर से उधर जाएंगी। लेकिन पहले सप्ताह में जो ये है कि महिलाओं को फ्री उस पर किया जाए। और सबसे पहले ये योजना जो शुरू की गई है वो देहरादून में शुरू की गई है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। और इस योजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, विधवा या परित्यक्ता हों। और महिलाओं को परिवहन विभाग ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रहा है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 ई-स्कूटी, 2 ई-ऑटो रिक्शा और 2 ई-टैक्सी कार के साथ इसे देहरादून में शुरू किया जा रहा है। तो इस तरह से ये योजना है महिला सारथी योजना। अब जो वाहन होंगे ये सब, ये एक CSR फंड से एक संस्था प्रोवाइड कर रही है और 6 महीने का जो पायलट प्रोजेक्ट होगा इसका रिजल्ट देखने के बाद इसका विस्तार अन्य शहरों में भी किया जाएगा। और इन गाड़ियों के संचालन के लिए एक ऐप बनाया जाएगा जैसे ओला उबर का ऐप होता है। और इसके अलावा आप इस पर ऐप पे बुक करेंगे और ये भी है कि महिलाएं चलाएंगी तो महिलाएं की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाएगा। तो उसके को ध्यान में रखते हुए कई फीचर इसमें शामिल किए गए हैं और GPS ट्रैकिंग भी इन गाड़ियों की लगातार होती रहेगी। तो ये महिला सुरक्षा से जुड़े हुए कदम रहेंगे।
तो ये जो आज का वीडियो है करंट अफेयर का, ये यहीं पर समाप्त होता है। आपके इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये जो करंट अफेयर है उत्तराखंड की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।